Good afternoon and welcome to the Facebook Live event on bronchial asthma. So if you all can hear me and see me, then please give a thumbs up in the comment section and we'll get started. We're here to discuss bronchial asthma today and its implications on our normal life. So as everybody joins in, we will start our session. So as we're starting this session today, I would like to request all of you who are viewing this live video to comment if you know anybody who has bronchial asthma. Let's see amongst our group of people attending this event today, how many of us actually know कि किसी को asthma है. So हम में से कितने लोग जानते हैं अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को जिसको एस्मा एक्चुअली है. So I'm waiting for your comments so that I can start. All right. So as everybody joins in and will comment, let me start with a brief introduction about myself. My name is Dr. Anshu Maneja Arora. I am a chest specialist based in Gurgaon. And today, why we've chosen this topic on asthma is that this year we are celebrating. We actually the last year, since the last year 2020 May World Asthma Day, we've been celebrating the slogan of stopping deaths from asthma. Ab aur deaths nahi. So we are trying to improve the awareness and we're trying to keep asthma controlled as much as possible in the world population. So as part of the Berok Zindagi initiative and to guide everybody about the correct management of asthma, we'll be having a brief discussion about the various aspects of the disease, why it happens, and how can we keep it under control, and who can have asthma and who should seek medical help or visit a doctor for consultation. So let me start with the prevalence of asthma. Asthma कितना common है? क्या asthma इतना है कि हम उसकी इतनी चिंता करें? So 2020 में एक पोल हुआ था and there was a study जिसमें जितने पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास आ रहे थे, सो मेडिकल स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, तो उन सबका एक डेटा कलेक्ट किया गया एंड we came to know that around 6% of children they have bronchial asthma and around 2% of adults, 2 to 3% of adults in India amongst the major states and union territory have asthma. So this is very very alarming. हम 1.3 बिलियन लोगों का देश है एंड आप जब 100 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या आप सोच सकते हैं कि 6 बच्चे वहाँ जो होंगे उनमें से 6 लोगों को आस्थमा है और 2 से 3 एडल्ट्स को आस्थमा है. सो आस्थमा बहुत बहुत कॉमन है एंड इन आवर मेडिकल प्रैक्टिस, स्पेशली पल्मोनोलॉजी प्रैक्टिस में हर तीसरा बंदा जो हमारे पास आता है कंसल्टेशन के लिए उसको एक्चुअली आस्थमा रहता है. सो आस्थमा क्या है और क्या हमें या हमारे फैमिली मेम्बर को आस्थमा होने का रिस्क है? सो आस्थमा इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये एक सांस की तकलीफ है जिसको हम दमा के नाम से भी जानते हैं, जिसको कुछ लोग ब्रोंकाइटिस के नाम से भी बोलते हैं. लोग अक्सर कहते हैं मुझे एस्मा नहीं है, मुझे ब्रोंकाइटिस है. डॉक्टर ने मुझे इन्हेलर दिए थे, नेबुलाइजर मैंने लिया है
हर साल कुछ सीजनल खांसी होती है, बट मुझे आस्मा नहीं है. सो आस्मा एक इंटरमिटेंट, मोस्टली सीजनल, बट देन देर आर सो मेनी अदर वेरिएंट्स. इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज, जो हमारी सांस की नली का, हमारी सांस के रास्ते की तकलीफ है, जिसमें हमारी सांस के रास्ते में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण वो टाइट हो जाती है. सो मैं आपको एक डमी मॉडल दिखा के समझाना चाहती हूँ कि ये हमारी सांस की पाइप है. तो हमारी सांस में दो पाइप्स होते हैं, और फिर दो लंग्स में ये पाइप्स जाते हैं. इनको ब्रोंकाई बोलते हैं, या ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं. सो ये हमारी सांस की पाइप है, और ये काफ़ी हद तक खुली होती है. अराउंड 80% जो होता है इसका ल्यूमेन होता है, और 20%, 15-20% इसकी वॉल होती है, और इसमें से सांस का आना जाना रहता है. अगर ये पाइप खुली है तो हम आराम से सांस लेते हैं, हमें सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पर जिन लोगों में इस पाइप में सूजन आ जाती है, जैसे कि यहाँ, जिन लोगों में इस पाइप में सूजन आ जाती है, तो ऐसी खुली पाइप की जगह उनकी पाइप अंदर से कंजेस्टेड हो जाती है और टाइट हो जाती है. अब आप इसमें से हवा ब्लो करें और इसमें से हवा ब्लो करें, दोनों में फर्क है. जब हम यहाँ से हवा ब्लो करते हैं, जब हमारी सांस यहाँ से अंदर बाहर होती है, तो हमारे को अच्छे से सांस ली जाती है. बट फॉर पीपल हु हैव एस्मा, उनका एयरवे टाइट है, कंजेस्टेड है, स्वोलन है. इन लोगों को सांस लेने में अक्सर दिक्कत आती है. ये दिक्कत तब बढ़ जाती है जब वो किसी ट्रिगर के एक्सपोजर में आते हैं. सो दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर कॉन्सेप्ट इन एस्मा, जिसको बोलते हैं ट्रिगर्स. सो एस्मा यूजुअली एक इंटरमिटेंट डिजीज है, ये आता जाता रहता है. सबको हर समय सारे साल एस्मा रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट एक बहुत ही माइनॉरिटी लोगों में एस्मा हमेशा परसिस्टेंट रहता है. ज़्यादातर लोगों में एस्मा वुड कम एंड गो. इट विल बी सीजनल, इट वुड बी एक्सर्शन रिलेटेड, इट मे बी पोल्यूशन रिलेटेड. ये चीज़ें जो एस्मा को बढ़ाती या गिराती हैं, उनको हम ट्रिगर्स बोलते हैं. ये ट्रिगर्स सबके लिए अलग अलग होते हैं, बट कुछ कॉमन ट्रिगर्स भी आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, वायरल इन्फेक्शंस. ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकते हैं. कुछ खाने की चीज़ें भी किसी किसी में आस्मा ट्रिगर कर सकती हैं एज अ पार्ट ऑफ एलर्जी. किसी को नट से हो सकती है, किसी को एग से हो सकती है. ये ट्रिगर्स सबके लिए अलग होते हैं, बट इन जनरल जो आपका ट्रिगर है, वो अगर आप एस्थमेटिक हैं तो आपकी सांस में टाइटनेस कर सकता है. और जब ये टाइटनेस होती है और छाती में हवा का आना जाने का रुकाव पड़ता है, तो उस समय मरीज को छाती में दिक्कत होती है. अगर हम इस स्टेज पे आस्मा को मैनेज कर सकते हैं, अगर हम सही दवाइयाँ ले लेते हैं, तो हमारा आस्मा रिवर्सिबल हो जाता है. मतलब हम जब मौसम गया या ट्रिगर गया तो हमें आस्मा नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक नॉर्मल रहेंगे. पर अगर हम इसको यहाँ नहीं रोकते तो हमारा आस्मा सीवियर हो सकता है. और सीवियर आस्मा का मतलब हमारी पाइप, जो अभी फिर भी कुछ हद तक खुली थी, वो बहुत टाइट हो जाती है, और उसके अंदर ना केवल सूजन आती है, उसमें बलगम फंसने लगती है, और उसकी शेप भी टेढ़ी हो जाती है. पाइप ट्विस्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. एंड स्मूथ मसल जो है हमारी पाइप के अराउंड, वो उसे टाइट कर देते हैं, और ऐसे में एस्मा रिवर्ट नहीं हो पाता इतनी आसानी से. पेशेंट दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाता है. ये स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है अगर उसे एक एक्यूट अटैक आए, और अगर वो एस्मा के अटैक में इमरजेंसी में नहीं गया, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ सकती है. बट क्या हर पेशेंट को ये प्रॉब्लम आएगी? नहीं. मोस्ट पेशेंट्स विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम. तो हम लोग जो मोस्ट पेशेंट्स देखते हैं, उनको सांस में सिर्फ कुछ रुकावट रहती है, और हम उनको अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट यहीं पे दे दें, देन मेजॉरिटी ऑफ देम लीड अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ. दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपन्स. एंड जो ट्रिगर्स जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, जो ट्रिगर्स हैं, अगर हम उनको भी कंट्रोल कर लें, अगर हम उन पे काबू पा लें, तो हमें इस स्टेज पर भी आने की नौबत नहीं पड़ेगी.
सो हमारी सांस का रास्ता खुला रहेगा। इसीलिए एस्मा के मैनेजमेंट में हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उनको सही टाइम पे अवॉइड करना, ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये तो बात है अबाउट हाउ इट डेवलप्स। क्या सबको एस्मा हो सकता है? मेजॉरिटी लोगों में ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ शुरू होता है। तो आपको जेनेटिकली टेंडेंसी है, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को एलर्जीज थी, आपको भी एलर्जी की टेंडेंसी है, और हो सकता है ये एलर्जी बचपन से शुरू हो सकता है ये एलर्जी बड़े होके शुरू हो, और ये एलर्जी जब सांस के रास्ते में चली जाती है तो ये एस्मा बनाती है। काफी लोगों में ये एलर्जी नाक से शुरू होती है, एंड वी सी अ लॉट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जिनको नाक की एलर्जी, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ये तकलीफें पहले होती हैं, काफी साल चलती रहती हैं। तो बोलते हैं हमारा जुकाम ठीक नहीं होता, मुश्किल से ठीक होता है, नाक से रेशा टपकता रहता है। और ऐसा जब मैनेजमेंट इन चीज़ों का टाइम पे नहीं होता तो इट इज़, वी से इट इज़ वन एयरवे वन डिजीज़। तो यही सांस का रास्ता आगे लंग्स तक इस दिक्कत को बढ़ा सकता है। सो दिस इज हाउ एस्मा डेवलप्स, एंड व्हाट डू वी डू अबाउट इट? सो किसी भी चीज़ के लिए जब हम इलाज देते हैं तो बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज कि हमारी दवाई ठीक उस जगह पे पहुंचे जहां पे उसे काम करना हो। क्या हम मुंह से दवाई खाएं, ओरल टैबलेट्स खाएं, क्या हम इनहेलर्स लें या ना लें? इनहेलर्स एक ऐसी चीज है जिसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, एंड इनहेलर्स अस्थमा में जीवनदायक है। इनहेलर्स कैन सेव लाइफ। सो इनहेलर्स होते क्या हैं? इनहेलर्स एक मोड ऑफ डिलीवरी है। इनहेलर एक दवाई देने का तरीका है जो आपके शरीर में दवाई पहुंचा रहा है। जब हम आईवी ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, तो वो इंजेक्शन के थ्रू हम दवाई को शरीर में पहुंचाते हैं। इसी तरह इनहेलर के ज़रिए हम दवाई को सीधा अपनी छाती में, अपने लंग्स में पहुंचाते हैं। इनहेलर या इनहेलेशनल डिवाइसेस भी बहुत तरीके के आते हैं, और जब एस्थमा के मरीज को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि इनहेलेशनल डिवाइसेस दें। देखिए, अगर आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो वो टैबलेट आपके पेट में जाएगी, पेट से वो आपकी ब्लड सप्लाई में एब्जॉर्ब होगी, और फिर वो ब्लड सप्लाई से मल्टीपल जगहों पे पहुंचेगी। इन मल्टीपल जगहों में से लंग्स भी एक पार्ट होंगे। इसीलिए जब हम टैबलेट के फॉर्म में ब्रोंकोडायलेटर्स या सांस की दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये हमारी मल्टीपल पार्ट्स में जाने के कारण साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, प्लस इसमें डोज भी ज़्यादा देनी पड़ती है। इसीलिए हम इनहेलर्स प्रेफर करते हैं। सो इनहेलर या इनहेलेशनल रूट ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं वो इस कैनिस्टर में भरी हुई दवाई को डायरेक्टली आपकी सांस में भेजने का काम करेंगे, और जब हम इसको खींच के अंदर सांस रोकेंगे तो मैक्सिमम दवाई हमारी छाती में, हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब होगी, ना ही हमारे ब्लड में। सो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कुछ पेशेंट्स इनहेलर ले सकते हैं, कुछ पेशेंट्स ड्राई पाउडर इनहेलर्स ले सकते हैं, जैसे कि ये आप में से कई लोगों ने इस तरह की एक डिवाइस लोगों के हाथ में देखी होगी, एंड इस तरह की डिवाइस जिसको हम रोटाहेलर बोलते हैं। तो बहुत सारी तरीके के डिवाइसेस अवेलेबल हैं आजकल। कुछ ऑटोमेटिक इनहेलर्स भी अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स को आसानी से इनहेलेशनल दवाई लेने में मदद करते हैं, और कुछ पेशेंट्स को हम स्पेसर यानी कि एक बॉक्स लाइक डिवाइस, ये भी आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव सीन अदर्स यूज, ये भी देते हैं स्पेशली बच्चों को। बच्चों में हम इससे बहुत आसानी से इनहेलर्स दे पाते हैं, तो इस तरह के डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे हम इनहेलेशनल थेरेपी दे सकें। जब हम इनहेलर चूज करते हैं तो हमें सही तरीका इनहेलर्स का आना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको इनहेलर एडवाइस किया जाए और आपके डॉक्टर आपको इनहेलर प्रिस्क्राइब करें, मेक श्योर आप अपने डॉक्टर से सही टेक्निक सीखें। अगर सही तरीके से इनहेलर लिया जाएगा तो वो सांस के अंदर अच्छे से जाएगा, उसकी डिपोजिशन अच्छे से अच्छी होगी। सो ऐसे में इनहेलर्स का इफेक्ट मैक्सिमम रहेगा, ओरल थेरेपी का उतना नहीं रहेगा। एक और मिथ जो इनहेलर्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है वो ये है कि
इनहेलर में स्टेरॉइड होता है। क्या हम स्टेरॉइड लें? क्या अस्थमा के लिए स्टेरॉइड लेना ज़रूरी है, या साल्बुटामॉल जैसी दवाइयाँ हम ले सकते हैं, उनसे हमें आराम आ जाता है, तो हम स्टेरॉइड इनहेलर्स क्यों लें? देखिए, स्टेरॉइड्स जो हैं उनका काम है इस स्वेलिंग को, इस सूजन को रिवर्स करना। सो ये इस स्वेलिंग को घटाता है एंड इन दैट केस आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जब हम एक इमरजेंसी इनहेलर, सैल्ब्यूटामॉल, लेवुलिन, एस्टेलिन, हम कोई इमरजेंसी ड्रग लेते हैं, तो उसका काम है जैसे कि दांत में दर्द हो रहा है, उस दर्द को कम करने की पेन किलर लेना, बस उसका काम भी इमरजेंसी में उतना रिलीफ देना है। वो आपकी एस्थमा को रिवर्स नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंट्रोलर मेडिकेशंस जो हैं उनको इनहेलेशनल थेरेपी से लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी सांस तक दवाई सही तरह से पहुंचे। अगर आप रेगुलर या एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर, जैसे कि प्री एक्सरसाइज, प्री एक्सर्शन इनहेलेशनल थेरेपी लेते हैं और आपका आस्मा है, तो आपका आस्मा काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकता है और ऐसे में आप एक बेरोग जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरह हमारे पास शुगर के पेशेंट्स के पास ग्लूकोमीटर होता है, जिससे वो चेक कर लेते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल में है या नहीं, बीपी के पेशेंट्स बीपी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, क्या हमारा बीपी कंट्रोल में है या नहीं। इसी तरह एस्थमा के पेशेंट्स को एक पीक फ्लो मीटर अपने पास रखना चाहिए। पीक फ्लो मीटर एक और डिवाइस है जो बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है एंड आई एम श्योर बहुत सारे एस्थमेटिक्स अभी भी इसको यूज़ नहीं करते। एक पीक फ्लो मीटर आपको बता सकता है कि आपकी सांस में कैपेसिटी कितनी है, क्या आपको एक एस्थमा अटैक आने वाला है। जैसे ही आपकी सांस में रुकावट, आपको छाती में टाइटनेस, खांसी जो नहीं जा रही, सांस में दिक्कत होने लगे, आप अपनी पीक फ्लो रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग आपका एक बेस्ट मेजर देती है और उस मेजर की 3 एवरेज वैल्यूज में से जो बेस्ट वैल्यू होती है उसको हम अपना पर्सनल बेस्ट मान के उनसे कंपैरिजंस करते हैं। अगर आपकी पीक फ्लो रीडिंग 20% से कम आती है, मतलब आपका एस्मा बिगड़ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही एलिमेंट्री हैं टूवर्ड्स लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ विद आस्मा। एंड मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको आस्मा है, दे कैन फॉलो एब्सोल्युटली एवरीथिंग। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप डाइव कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग लाइक एनीबडी एल्स कैन डू। सो आस्मा डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट आस्मा के लिए इनहेलेशनल मेडिकेशन ही सही है, वो बहुत ज़रूरी है और उसको लेना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एस्मा एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो लेट मी आंसर देम वन बाय वन एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड। सो राणा संजय जी बोलते हैं कि ट्रिगर अवॉइडेंस एस्मा में करना चाहिए क्या। सो डेफिनेटली, सो ट्रिगर्स को अवॉइड करने का मतलब है कि आप जानते हैं कि इन चीज़ों से हमें दिक्कत आती है, उनको अवॉइड करें। हम जब धूल में एक्सपोज होते हैं, जब घर में झाड़ू लग रहा है, जब अगरबत्ती जल रही है, धूप जल रही है, तो हमें पता है कि हमारी खांसी छिड़ जाती है। बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स जब किचन में काम कर रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन दे फील टाइट इन देयर चेस्ट, दे फील दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अप। दीज आर ऑल ट्रिगर्स। यू हैव टू अवॉइड योर ट्रिगर्स टू कंट्रोल योर एस्मा, बिकॉज इन दैट केस आप एस्मा अटैक को पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। Another question that is coming from Mr. Pratap is that is there any side effect of inhalers in pediatric patients? So देखिए, inhalers on the contrary are the safest means of taking medications in asthma, be it pediatrics or be it adults. So pediatric patients में, बच्चों में inhalers are the first line of management जो हम देते हैं। There's another confusion जो लोगों को रहता है कि नेबुलाइजर ज़्यादा बेटर है, नेबुलाइजेशन लेने से हम कंट्रोल रहते हैं, सो हमें इनहेलर नहीं लेना। डॉक्टर ने इनहेलर एडवाइस किया है पर हम इनहेलर नहीं लेना चाहते, हम नेबुलाइजर ले लेंगे। नेबुलाइजर इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ड्रग डिलीवरी। ये भी इनहेलर्स की तरह ही है, जो दवाइयाँ आप इनहेलर में ले रहे हैं वही दवाइयाँ आपको नेबुलाइजर में भी मिल रही हैं, पर इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये एरोसॉल्स में होती हैं, ये जल्दी, बहुत ही क्विक
इमरजेंसी काइंड ऑफ रिलीफ दे देती हैं। या बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो कोऑपरेट नहीं कर सकते, 1 साल से नीचे के, 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनमें नेबुलाइजर्स देते हैं। बट अदरवाइज इफ अ चाइल्ड हैज एस्मा, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी जो फाइनल ग्रोथ होगी, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल कंट्रोल्ड हिज एस्मा इज। फाइनल हाइट अचीवमेंट इफेक्ट्स ऑन व्हाट इज एस्मा कंट्रोल इज। सो इन बच्चों में इनहेलर्स are very effective and very very safe and they can be given। 2 साल से ऊपर का बच्चा स्पेसर के साथ इनहेलर आराम से ले सकता है अगर सिखाया जाए तो। सो इनहेलर्स कैन बी गिवन टू देम इफेक्टिवली। Mr. Pankaj is asking if we can use nebulization in current scenario. So, Mr. Pankaj, if you're talking about COVID as the current scenario, then nebulizers are according to our guidelines, जो हमारी practice को manage करते हैं. Nebulizers are to be avoided. Why they are to be avoided? The reason is कि nebulizer में aerosols, मतलब बहुत ही small particles प्रोड्यूस होते हैं एयर में। सो अगर एक पेशेंट को कोविड भी है और वो नेबुलाइजेशन यूज़ कर रहा है, तो क्योंकि वो मास्क हटा के नेबुलाइजर मास्क लगा के नेबुलाइजेशन ले रहा है, वो गहरी सांस ले रहा है, सो उस केस में ट्रांसमिशन टू अदर फैमिली मेम्बर्स, टू अदर पीपल इन द हॉस्पिटल, इफ ही इज इन द हॉस्पिटल, वो रह सकता है इफ ही इज इन द सेम सेटिंग। बट अदरवाइज अगर एक एस्मेटिक है जो नॉन कोविड है, जो आराम से अपना एस्मा नेबुलाइजर पे मैनेज करता आ रहा था, उसको अब नेबुलाइजर से किसी और तरह के इनहेलेशन में स्विच होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू द वे यू टेक योर नेबुलाइजेशन, but in a setting of a hospital, a nursing home, or a home quarantine setting where others are also visiting your room and there is COVID, then nebulization, if it can be avoided, it is a better option. Another question says, ma'am, how to monitor asthma? So I just showed you a device which is called a peak flow meter, and peak flow meters are easily available in the market. All you have to do is that when you use a peak flow meter, you have to breathe out and then blow one sudden full breath into this device. इसमें markings हैं और ये markings आपको 60 से लेकर 800 तक है। सो ये मार्किंग्स में यूजुअली फॉर एन एवरेज अडल्ट 300 से 400 के बीच में एक रीडिंग, 250, 300, 400 बेस्ड ऑन योर हाइट एक रीडिंग होती है। देयर इज अ चार्ट दैट इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद देम। हम 3 बेस्ट रीडिंग्स लेते हैं और इन रीडिंग्स में से जो बेस्ट हमारा है, जब हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो हमारा पर्सनल बेस्ट कहलाता है। इस पर्सनल बेस्ट के कंपैरिजन में हम अपना पीक फ्लो रीडिंग चेक कर सकते हैं। यूजुअली एट द सेम टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग में, इवनिंग में हम चेंजेस देख सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, और हम अपने एस्मा को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हमारी वेरिएशन 20% ऑफ आवर लास्ट जो बेस्ट रीडिंग है उससे कम है, दैट मीन्स वी आर टूवर्ड्स अ ट्रिगर, वी आर गेटिंग अनकंट्रोल्ड एस्थमा, एंड तब आप अपने डॉक्टर से मिलके, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक एस्थमा एक्शन प्लान दिया है तो उसके थ्रू आप अपने एस्थमा को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री। सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यूजुअली एडवाइज होती है एस्थमा के पेशेंट्स को। ये डायग्नोसिस में मदद करती है और इसे हम लॉन्ग टर्म भी कंट्रोल देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो दैट यू कैन गेट डन। Another question here, Mr. Gujar asks, during COVID era, what asthma patients should do to take care? So all asthmatic patients should continue their controller medications that have been advised by their doctor and keep their asthma fully under control. अगर आप रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं तो उन दवाइयों को बंद मत करिए, बिकॉज वो आपकी लंग्स को ऑप्टिमल फंक्शंस पे
रख रही हैं। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में asthma patients with uncontrolled asthma have more chances of complications. बट अगर किसी को intermittent asthma है, seasonal asthma है और इस वक्त उसे कोई परेशानी नहीं है, he should always have these medicines by his side which he uses as his SOS medication and prevent getting exposed so that he has lesser chances of asthma. Mr. Feroz says namaste, namaste, and please specify trigger factors. So trigger factors are triggers are those agents that can cause a severe bronchial hyperresponse. यानी आपकी छाती में suddenly एस्थमा का अटैक और छाती में टाइटनेस और सडन कंजेशन कर सकते हैं अगर आप इनसे एक्सपोज हुए। बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे आप एलर्जिक हैं। ये धूल हो सकती है, ये डस्ट माइट्स हो सकते हैं, ये आपका पोल्यूशन हो सकता है, स्मोकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फैक्टर है, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि सब में नहीं बट किसी में कर्ड, किसी में नट्स, फिश, ये नोन ट्रिगर्स हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर और होता है जो है एनिमल फर। सो पेशेंट्स जिनके घर में डॉग्स एंड कैट्स एज पेट एनिमल्स हैं, जब उनके फर रिलीज होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन ट्रिगर. Pigeon feathers are also known to trigger a hyperimmune response. They are also common triggers. So usually these are the common triggers one encounters, and इनसे asthma का attack trigger हो सकता है. Mr. Feroz says my grandmother has a problem of chronic cough. उसमें inhaler क्या काम करेगा? फिरोज जी, आपकी ग्रैंड मदर को अगर लंबे टाइम से खांसी है, सो एस्मा इज डेफिनेटली वन ऑफ द डिफरेंशियल्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं. बट क्रॉनिक कफ के बहुत सारे कारण होते हैं. क्रॉनिक कफ इन एन एल्डरली पेशेंट जिसको पहले से एस्मा की हिस्ट्री नहीं है, इट नीड्स फर्दर इवैल्यूएशन. इसके काफ़ी सारे कारण हैं. देयर कैन बी इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, देयर कैन बी लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शंस, देयर कैन बी अदर प्रॉब्लम्स इन द चेस्ट ऑल्सो. So you must visit a doctor and get her examined. अगर asthma है then definitely उनको inhalers prescribe किए जाएंगे, but she may need further investigations, and spirometry is one of them, and that can help us guide the treatment. Mr. Batra asked me, ma'am, how to recognize the common symptoms of asthma and differentiate it from common cold. ओके, सो देखिए, कॉमन कोल्ड, कफ और फ्लू भी एक सीजनल प्रॉब्लम है. यूजुअली जुलाई, अगस्त, सितंबर के सीज़न में लोगों को अक्सर मौसम बदलने पे खांसी शुरू हो जाती है, हल्का बुखार आ सकता है, फ्लू का बॉडी एक हो सकता है और कफ कोल्ड रहता है. सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कफ कोल्ड एंड फ्लू विच हैपन्स. बट एस्थमा, उसका मेन सिम्टम दैट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस इज टाइटनेस ऑफ चेस्ट. ऐसा लगता है कि कुछ घुट रहा है, सांस पूरी अंदर बाहर नहीं हो रही. दे एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कॉफ विच इज मोस्टली ड्राई कॉफ. या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि बलगम हम निकाल नहीं सकते, बलगम है नहीं, बहुत कम है और छाती बहुत टाइट है. यूजुअली दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स जो एस्थमेटिक और कॉमन कोल्ड में होते हैं. अगेन एस्थमा पेशेंट, जैसे कि मैंने बताया, अनलेस इट इज़ द फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट अटैक, उन्हें मालूम होता है कि हर साल हमारे को ये सिम्टम्स आएंगे. एंड एस्थमा की जो खांसी है या छाती में जकड़न है या सांस फूल रही है, वो यूजुअली जब तक आप अप्रोप्रिएट मेडिकेशन नहीं ले लेंगे वो पूरी तरह नहीं जाएगी. यू मे फील बेटर व्हेन यू टेक रेस्ट, यू मे फील बेटर व्हेन यू आर ऑफ योर वर्क. देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड वर्क प्लेस एसोसिएटेड एस्मा, जिसमें अगर आप केमिकल्स से एक्सपोज हो रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, पहले जब चॉक्स यूज होते थे तो टीचर्स उस चॉक पाउडर, चॉक डस्ट से एक्सपोज होते थे एंड लॉट ऑफ देम यूज्ड टू कंप्लेन ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. सो वर्क प्लेस एसोसिएटेड जो एस्मा होता है, अगेन अनलेस इट इज स्पेसिफिक, people they will know that this is a symptom which has started and is in concordance with what I have every season. But definitely इनमें differentiate करना ज़रूरी है. Common cold, flu usually हफ्ते के अंदर सेटल अपने आप होने लगता है.
एंड एस्मा के लिए दवाई लेना ज़रूरी है. The next question is how inhalers are safe and how to use them for their treatment. So inhalers मैंने अपनी टॉक में भी बताया कि inhalers are drug delivery devices. इन devices से हम drug को अंदर पहुंचाते हैं and inhalers में usually दो तरह की दवाइयाँ होती हैं. One is called bronchodilator. ये क्या काम करती है कि ये हमारी सांस की पाइप को डायलेट कर देती है, ओपन कर देती है ताकि सांस आराम से अंदर और बाहर जा सके. दूसरी जो मेडिसिन इसमें कंट्रोलर्स में होती है, जिसमें हम कई बार ब्रोंकोडायलेटर के साथ एक और दवाई जोड़ते हैं, वो होती है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड से लोगों को अक्सर डर लगता है. उनको लगता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, हमें डायबिटीज़ हो जाएगा. बट स्टेरॉइड जो इनहेल फॉर्म में होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है. इट इज़ अ वेरी वेरी टाइनी डोज और ये डोज डायरेक्टली लंग्स के अंदर यहाँ डिलीवर होती है. और जब ये लोकली डिलीवर होती है तो क्योंकि ये ब्लड में कम से कम एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो लंग्स में जा रही है. सो ये इस सूजन को, इस रेडनेस को कम करने का काम करती है. ये आपको टेम्पररी रिलीफ नहीं, ये लास्टिंग रिलीफ देती है. सो उस हिसाब से इनहेलर्स आर 100% सेफ. कुछ लोकल साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड हैं अगर आप इनहेलर रादर जो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में, जिसमें हम कैप्सूल अंदर डालते हैं और फिर उसको खींचते हैं, अगर वो ठीक से ना लिया जाए और उसको लेने के बाद मुंह में कुल्ला ना किया जाए, if you don't rinse your mouth properly, then you can have few side effects of fungal thrush in the mouth. So these are very few or hoarseness of voice, but then ये totally preventable है by rinsing your mouth and taking the inhaler in the right way. So they are absolutely safe. And how long to use them really depends on what is the severity of your asthma. So most people, as I said, if they are having an acute attack, हम usually 2-3 महीने के लिए we give them the inhalers and we slowly use the tapering dose in the lowest possible dose that you need. कुछ पेशेंट्स को एक एस्मा एक्शन प्लान बना के दिया जाता है कि उनको अपने सिम्टम्स के हिसाब से कब इनहेलर लेना शुरू कर देना चाहिए और कब उन्हें कम करके स्टेप डाउन कर लेना चाहिए. Mr. Mehra asked me if asthma is curable. So this is something that is commonly asked by most patients. क्या हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? So asthma is a totally controllable disease. हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और इसके होने पर भी हम बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं. हो सकता है हमें इसकी दवाई की भी ज़रूरत सारे साल ना पड़े, हो सकता है साल में कुछ महीने ही दवाई या कुछ हफ्ते ही दवाई लेनी पड़े. इट इज़ नॉट क्योरेबल इन द सेंस कि हम ये नहीं कह सकते कि आपको कभी भी इसके बाद एस्थमा का सिम्टम नहीं आएगा. इट इज़ अ डिजीज़ जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक आपके जेनेटिक्स के साथ है. आप बचपन में आपके एक्सपोजर के साथ है, स्मोक और पोल्यूशन और अदर इरिटेंट से रिलेटेड. So we may not be able to take it out of the system, but we can control it completely. And it has to be controlled so that it does not reach a irreversible stage. It is a reversible disease. Mr. Soni, hello, and he asked me, can we use oral steroids regularly along with inhalers? So inhalers are usually contain steroids जो माइक्रोग्राम्स में होती हैं, मिलीग्राम से भी कम होती हैं. एंड ये बहुत ज़रूरी है एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए. इट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. ओरल स्टेरॉइड्स हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका एस्थमा बहुत ज़्यादा सिवियर है और रेगुलर इनहेलर से कंट्रोल नहीं आ रहा. वी यूजुअली कॉल इट एज स्टेप 4 ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें पेशेंट्स को ओरल स्टेरॉइड्स पे ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. सो रेगुलर यूज़ में ओरल स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपका एस्थमा इनहेलर्स से पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज अनलाइक इनहेल स्टेरॉइड्स, ओरल स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म लेने पे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. And we do not want you to be dependent on oral steroids as well. So oral steroids, self-medication is a big no.
एंड जब हम भी आपको ओरल स्टेरॉइड्स ऐड करते हैं सिवियर आस्मा के लिए, वो यूजुअली एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करते हैं. सो प्लीज़ अपना सेल्फ मेडिकेशन उस टाइम पे या नेक्स्ट एपिसोड्स पे उनको डॉक्टर की मर्जी के बिना ना रिपीट करें. I have another question asking me about the precautions for asthma. So, अगर आपको अस्थमा है या अस्थमा की टेंडेंसी है, तो आप जो प्रिकॉशंस कर सकते हैं उसमें एक आप धूल मिट्टी से बचें. पीपल कैन यूज़ मैट्रेस प्रोटेक्टर्स जो डस्ट माइट से उनको प्रिवेंट करें. हम जिन मैट्रेसेस को यूज़ करते हैं वो सालों साल हमारे साथ रहते हैं और उनमें धूल जमा होती है और एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हाउस डस्ट माइट उनमें पैदा हो जाती है जो कि हमारे को आस्मा सिम्टम्स ट्रिगर कर सकती है. सो देर आर सम मैट्रेस कवर्स एंड प्रोटेक्टर्स जो डस्ट माइट प्रूफ होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उससे हम आस्मा को रोक सकते हैं. देन हम घर में अगरबत्ती धूप इनका धुआं अवॉइड कर सकते हैं. हम केमिकल एक्सपोजर्स को अवॉइड कर सकते हैं. प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्मोक से बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ना उन्हें खुद स्मोकिंग करनी चाहिए, ना पैसिव स्मोकिंग से एक्सपोज होना चाहिए, बिकॉज उससे बच्चे में आस्मा होने के चांसेस ज़्यादा हैं. कई बार बचपन में ही बार बार जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है उसके लिए कई बार हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती. हमें सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए जब तक डॉक्टर ना एडवाइस करें, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को बचपन में खांसी सर्दी सांस की दिक्कत ज़्यादा है और अगर वो मिसमैनेज्ड हैं तो कई बार उनको बड़े होके आस्मा होने की टेंडेंसी है. ऑल्दो नॉर्मली काफ़ी बच्चों को बचपन में ब्रोंकाइटिस का इशू होता है, उन्हें नेबुलाइजर पे रखा जाता है और 8 से 10 साल की एज के बाद वो उससे उभर आते हैं और उन्हें आस्मा नहीं होता. इसके अलावा आप केमिकल्स, स्मोक, पोल्यूशन इनसे दूर रहिए ताकि आपको आस्मा के चांसेस कम से कम. In COVID era, is nebulization is safe? So again, we've already discussed that कि nebulizer अगर COVID patient है और asthmatic है, तो if he is in the company of others and others are taking care of him, if it can be avoided, that is advisable. And however, if a patient is not comfortable with inhalers or he has severe asthma and he cannot take inhalational medication, if he needs nebulization, then he has to be given nebulizer. Mr. Sharma is asking me, can anybody lead a normal life with asthma? Mr. Sharma, there are so many examples in the public life. Celebrities, actors, sports persons who have asthma and they are leading a normal life. Everybody who has asthma can lead a normal life if he has been treated properly, appropriately, and he takes his inhalational medications in the right way. So there is no restriction on your living, and that's how the slogan Berog Zindagi came in. You can actually lead a absolutely normal life with asthma. Mr. Mashra asked me, in nowadays doctors are not doing spirometry, so how can we manage our asthma? Yes, you're right, Mr. Pradeep. Doctors are not doing spirometry as much because COVID may we do not want the risk of cross contamination, and if it is being done in some centers with a lot of precautions. So other than that, as I told you about the peak flow meter, you can use a peak flow meter at home. You can take a reading every day. You can take a reading once you have increase in symptoms, and these readings will help you guide as to what is your control of asthma. आप डॉक्टर्स को सही टाइम पे मिल सकते हैं और आस्मा अटैक बच सकता है अगर आप पीक फ्लो मीटर लेते हैं. Mr. Vikram asked me, are inhalers safe for our child? Mr. Vikram, absolutely yes. अगर inhalers की ज़रूरत है, they are absolutely safe. जिस तरह आप nebulization देते हैं, inhalers भी drug delivery devices हैं. You can give inhalers to children. They are safe for children. Any role of glycopyrronium in asthmatic patients? So, Mr. Suresh, glycopyrronium एक नई दवाई है. It has been launched and it is being prescribed now for bronchodilation. ये दवाई भी सांस के रास्ते को
खुला रखती है. सो कुछ मरीजों में इसका यूज़ हो सकता है एंड इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. Every patient may not require it, but yes, some patients definitely can benefit out of its use. Especially in COPD, we are giving this medication, so it can be done. But specifically in asthma, glycopyrronium पे और studies हो रही हैं, and we will have to know about it. Is there any special diet plan for asthma patients? देखिए, asthma patients को अगर food allergy भी है और फूड एलर्जी के कारण उन्हें लगता है कि दिस इज ऑल्सो अ ट्रिगर, देन उनको डेफिनेटली वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, अगर it is a season where we have to avoid cold items, we have to avoid spicy items, then sometimes that can also serve as a trigger to an infection, to a viral episode, to an upper respiratory infection. So ऐसे में they can avoid those items. In general, an asthmatic can eat everything that a normal person is eating. So there's no special diet that he has to follow to keep his asthma under control. But definitely allergen जिनसे वो allergic हैं, जो उनके triggers हैं, उन चीज़ों को उनको avoid करना चाहिए. So that sums up most of the questions that I've had. I will wait another minute for any other questions if they are before we end the session. So please write down your questions. If you have any other questions for me to discuss, I'll be more than happy to discuss them. I think there are no more questions. So thank you very much for attending this session, and I hope that it has helped you. एंड अगर आपके आसपास आप किसी को जानते हैं जिसको अस्थमा है, जिसको लंबी खांसी है, जिसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको इनकरेज करिए कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं. और अगर किसी को अस्थमा है तो इनहेलर्स को निडर होकर, बेरोक होकर लीजिए. अगर आपको एडवाइस किए गए हैं उस ड्यूरेशन के लिए लीजिए जिस ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है. फॉलो अप पे जाइए ताकि अगर इनहेलर्स बंद किए जा सकते हैं वो बंद किए जाएं, अगर इनहेलर्स की डोज रिड्यूस की जा सकती है वो कर दी जाए. दैट इज वे यू विल बी एबल टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर एस्मा. एस्मा के लिए इनहेलर्स बिल्कुल सही हैं और बेरोक यूज किए जाए. Thank you very much. Have a very good afternoon. I will see you soon on some other topic. Thank you.